व्यवस्था की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आरबीआई के बारे में और उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में, उसके कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि आरबीआई की स्थापना किस तरीके से की गई थी, कौन सी एक्ट के थ्रू किया गया था। तो आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग 1935 में आरबीआई की स्थापना की जाती है, वहीं 1949 में आरबीआई की राष्ट्रीयकरण किया जाता है। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए आरबीआई के कार्य के बारे में जो विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। आज के हमारे गेस्ट भरत जी राम सर, असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आरबीआई का जो कार्य है या वो किस तरीके से वो कार्य करता है और किस तरीके से वो अर्थव्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करता है। विवेक जी, हमेशा आप हमसे सवाल पूछते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि पिछले शूट के दौरान आपको मैंने बताया था कि एक कमेटी बनी थी, है ना। आप उस कमेटी का नाम बताएं जिसके आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये 1926 में यंग हिल्टन कमेटी थी, जिसके आधार पर, जिसकी सिफारिशों पे आरबीआई की स्थापना की गई थी। गुड। तो उसी कमेटी ने यह इच्छा जाहिर करी थी कि एक देश का राष्ट्र का एक बैंक हो, मतलब आप उसको सरकारी बैंक कह सकते हैं। तो आरबीआई का जो कार्य है दो तरीके से, तो बैंक का जो काम होता है ना, तो साख सृजन और साख नियंत्रण दो तरह की बातें होती हैं, है ना। तो जो आमतौर पे जिस बैंकिंग की हम बात करते हैं उसमें आप जाके आमतौर पे अपना अकाउंट्स खोल सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ये आम लोगों के लिए होता है ना। लेकिन आरबीआई साख सृजन का काम नहीं करके साख नियंत्रण का कार्य करती है। यह सामान्य बैंकिंग से उसको अलग करता है। आरबीआई साख नियंत्रण का काम, है ना। आपने सही बताया, 1934 का आरबीआई एक्ट के तहत, है ना। और उसमें कुछ एक अनुसूची है, अनुसूची 2, आरबीआई एक्ट की अनुसूची 2 के तहत जो शेड्यूल्ड है उसमें जिन जिन बैंकों को दिया गया है उनको शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है, ठीक है ना। और आरबीआई अपनी मौद्रिक नीतियों से नियंत्रण का कार्य करती है ना। तो आज का जो चर्चा का विषय है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरबीआई किन किन माध्यम से साख नियंत्रण का कार्य करती है, क्रेडिट कंट्रोल का काम करती है ना। तो इस क्रेडिट कंट्रोल में हम शुरुआत कर सकते हैं एसएलआर से, फिर हम सीआरआर के बारे में देखेंगे, है ना। उसी तरह से बैंक दर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इन पहलुओं पर मैं बारी बारी से चर्चा करना चाहूँगा, जो प्रत्येक एग्जामिनेशन में छात्रों के लिए एक चुनौती भरा रहता है कि आखिर क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। तो सबसे पहले जब हम एसएलआर की बात करते हैं, है ना, तो ये जो एसएलआर है, पहले तो ये समझना है कि ये सब क्या है। यह आरबीआई का ना एक उपकरण है जिसके माध्यम से आरबीआई साख नियंत्रण का कार्य करती है ना। तो एसएलआर से पहले मैं सीआरआर बता देना चाहता हूं, जिसको कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जाना जाता है, जिसमें आरबीआई, है ना, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, है ना, उनसे अपने जीडीटीएल एक टर्म होता है, ठीक है ना। तो जीडीटीएल में देखिए थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है ये, है ना। आपको पता ही होगा कि जीडीटीएल में क्या क्या होता है। इसमें हम बैंकों में जो हमारा जो डिमांड डिपॉजिट होता है और टर्म डिपॉजिट प्लस जो इंटरेस्ट, है ना, इन तीनों को अगर मिला दें तो बैंक के पास, है ना, एक तरह से लायबिलिटी रहती है। तो ये तीनों, है ना, इस जीडीटीएल का कुछ प्रतिशत, है ना, आरबीआई क्या करती है, प्रत्येक बैंक से लेकर अपने पास रखती है ना। वर्तमान में सीआरआर 4% है, मतलब कि प्रत्येक बैंक अपने जीडीटीएल का, अर्थात अपनी एक जो पूंजी है उसका 4% किसके पास रखेगी,
आरबीआई के पास रखेगी और यही उसको सीआरआर के नाम से जाना जाता है। अर्थात जीडीटीएल या पूंजी का वह हिस्सा है ना जो आरबीआई अपने पास रखती है, माने बैंक का 4% हिस्सा आरबीआई अपने पास रखेगी, है ना। और जब एसएलआर की बात आएगी तो जीडीटीएल का, है ना, कुछ प्रतिशत हिस्सा, है ना, बैंक स्वयं अपने पास रखेगा, है ना। वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है जिसमें प्रत्येक बैंक अपने पास वह हिस्सा रखेगा। एक चीज और मैं बता दूं कि सीआरआर किसके पास रहता है? आरबीआई के पास। उस पैसे पर आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देती है बैंक, है ना। तो ये दो चीज क्लियर हो गया। सीआरआर आरबीआई के पास रहता है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। एसएलआर बैंक स्वयं अपने जीडीटीएल का 18% जो भी अभी प्रिवेलिंग रेट है ना, वो स्वयं रखना पड़ता है प्रत्येक बैंक को। और ये जो पैसा होगा ना वो रिजर्व के रूप में रखा जाता है ताकि विशेष परिस्थिति में अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए, है ना, तो उस परिस्थिति में, विशेष परिस्थितियों में उससे एक रिजर्व, हाँ, रिकवरी के लिए उसको रखा जाता है ना। आरबीआई के जो अन्य जो मुद्दे हैं, मुद्दे इन द सेंस की जो जिसको हम बैंक दर कहते हैं, तो तीन चीजों को एक साथ समझ लें। सीआरआर और एसएलआर तो स्पष्ट हो गया होगा, है ना। जब बैंक दर की बात करते हैं तो बैंक दर और रेपो रेट दोनों को एक साथ समझना चाहिए, है ना। मतलब अगर आरबीआई किसी दूसरे कमर्शियल बैंक को लोन देती है, ऋण देती है, तो जाहिर सी बात है कि वह ब्याज लेती होगी। तो तीनों चीज़ों को एक साथ हमें देखने की ज़रूरत होती है। बैंक दर हो गया, रेपो रेट हो गया और रिवर्स रेपो रेट हो गया। मैं आपको बता रहा था कि आरबीआई जब किसी कमर्शियल बैंक को लोन देती है ना, तो उसके बदले में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, तो इस दोनों संदर्भ में हम देख सकते हैं कि अगर बैंक दर है तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे रही है तो उसे हम बैंक दर कहते हैं, और अगर आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रही है तो उसे रेपो रेट कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए, कंफ्यूजन यहीं पे होता है ना। और ये जो तीसरी परिस्थितियाँ होती है ना, जो रिवर्स रेपो रेट है ना, जब कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आरबीआई को लोन लेना पड़े कमर्शियल, है ना, तो उन परिस्थिति में जो कमर्शियल बैंक चार्ज करते हैं ना, उनको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है ना। तो स्पष्ट हो गया कि बैंक दर और रेपो रेट, है ना, ये आरबीआई के द्वारा इम्पोज किया जाता है ना। जो रिवर्स रेपो रेट होगा वो कमर्शियल बैंक, है ना, के द्वारा इम्पोज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आरबीआई जो साख नियंत्रण का काम करती है ना, तो ये जो 5 उसके हथियार होते हैं जिसके माध्यम से जो इन्फ्लेशन होता है ना, इसे भी वो नियंत्रित करने का काम करती है। जैसे मार्केट में अगर मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे एब्जॉर्ब करने का काम है ना। तो वो आरबीआई अपने पास बैंकों से आप देख सकते हैं कि ब्याज दर के अनुसार उसको घटाकर बढ़ाकर जैसी परिस्थितियां होती है उसी के अनुसार आरबीआई इस मौद्रिक नीति को अपनाकर और साख नियंत्रण का काम करती है। इसको मतलब हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई मार्केट में तरलता बढ़ाने और घटाने का काम करती है, और ये अपने ब्याज दर और या उसके कमर्शियल जो बैंक्स होते हैं उनसे पैसे लेकर या देकर इन चीज़ों के ब्याज दर में बढ़ोतरी या कमी कर सकते हैं। जैसा कि सर ने अभी इस पूरे आरबीआई के कार्य को इतनी सरलता के साथ बताया, और होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होगी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जहाँ पे हमें बहुत कठिनाइयाँ फेस करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये आरबीआई की पूरी चीज़ें आप समझ आई होगी, और जिन लोगों ने बैंकों की स्थापना की जो प्रणाली है वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जो लिंक दिया गया है आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। साथ ही इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे और विभिन्न विषयों पर हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।